9:30 हो गया। मैंने पहले ही कहा था कि 9:45 तक बोलूँगा, तो इसके बारे में 2-3 मुद्दे ही बताता हूँ। बहुत सारी बातें विलास ने बता दी। एक तो पहला मुद्दा तो ये है, आरपीआई के लोगों ने बाबा साहब आम्बेडकर के मृत्यु का जो मामला है, अगर बीसी कामड़े छोड़ दिया जाए और कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, तो बाद में आरपीआई के लोगों ने इस बात को छोड़ दिया, उठाया नहीं। बाद में दलित पैंथर ही आरपीआई में रूपांतरित हो गया। तो इन्होंने तो उनको जिन्होंने हत्या की, वो माई को महाराष्ट्र में लेकर घूमने का काम किया। माई को लेकर, तो अगर माई को किसी ने लाया महाराष्ट्र के सार्वजनिक जीवन में, तो दलित पैंथर के लोगों ने लाया। आरपीआई के लोगों ने शुरू में किया और बीसी कामड़े आखिर तक ये बात करते रहे, बाकी सभी लोगों ने छोड़ दिया। और दलित पैंथर के लोग जो आज आरपीआई में रूपांतरित हो गए हैं, उन लोगों ने इसके तरफ ध्यान देने की तो छोड़ो, उनके साथ समझौता कर दिया। और बहुत सारे दलित पैंथर के जो नेता लोग हैं, उनको तो ब्राह्मणों ने अपनी लड़कियां दी। अब जब लड़कियां दी और वो उसके दामाद बन गए, तो जब दामाद बन गए तो दामाद की जिम्मेदारी बनती है कि वो ससुरे को बचाए। हैं? दामाद अगर ससुरे को नहीं बचाएगा तो वे कौन बचाएगा? तो दामादों ने ससुरों को बचाने का काम किया। और वो लोग, जब हमने किताब और ये सारा मामला सामने लाया, लोखंडे साहब जो यहाँ अभी बैठे थे, वैसे शायद वहाँ है, लोखंडे साहब पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इसके बारे में किताब लिखी। तो मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में इस किताब को पढ़ा था, तो मेरे दिमाग में ये बात, लोखंडे साहब का जो नाम है वो दिमाग में रहा। और मैंने ही विलास को कहा, अरे वो जाओ नागपुर में लोखंडे साहब, एक कोई व्यक्ति है, मुझे मालूम नहीं उसका एड्रेस क्या है क्या नहीं है, मगर जाओ नागपुर में अगर ढूंढो तो लोखंडे साहब का एड्रेस आपको जरूर मिल जाएगा। तो विलास को मैंने ही उधर लोखंडे साहब के पास भेजा और बहुत सारी दूसरी भी जानकारी उनको मिल गई। तो मेरे दिमाग पर वो छोटी जो किताब थी लोखंडे साहब की, वो दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा था। और जब हम लोगों को अवसर मिला इस पर रिसर्च करने का, तो इस दिशा में हम लोगों ने प्रयास किया। तो जिन लोगों ने करना चाहिए था उन लोगों ने नहीं किया। और जब हम लोगों ने ये सारा प्रयास, सारा रिसर्च, सारा डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठा किया, सारे दस्तावेज इकट्ठा किया और सिलसिलेवार उसका विश्लेषण किया, हर घटना का विश्लेषण किया, और विश्लेषण करके आधार पर, डॉक्यूमेंट के आधार पर विश्लेषण किया और विश्लेषण के आधार पर प्रमाणित किया कि ये जो है इसका क्या मतलब है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे एडवोकेट दारवटकर जी ने कहा कि बाबा साहब आम्बेडकर के दांत निकाले जा रहे थे, तो क्या बाबा साहब आम्बेडकर को 5-6 साल होने के बावजूद भी क्या उनको मालूम नहीं चला कि बाबा साहब आम्बेडकर की हत्या करने की साजिश हो रही? क्या उनको मालूम नहीं हो रहा था? बाबा साहब आम्बेडकर इतने विद्वान आदमी, उनको समझ में नहीं आ रहा था? बाबा साहब आम्बेडकर को मालूम हो रहा था, इसका दस्तावेजी एविडेंस है। और बाबा साहब आम्बेडकर, दारवटकर साहब शायद आपने केयरफुली ध्यान नहीं दिया होगा, हो सकता दिया भी हो, मगर आपको ध्यान बताना चाहता हूं। बाबा साहब आम्बेडकर ने एक सीक्रेट लेटर दादा साहब आम्बेडकर को लिखा, और उस सीक्रेट लेटर में लिखा, वो सीक्रेट लेटर क्यों है? क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर ने उसमें कहा कि जब से मैंने ये मेरे तबीयत को दुरुस्त करने का काम शुरू किया, तो दुरुस्त होने की बात तो छोड़ो, मेरी तबीयत दिन ब दिन लगातार डिरील हो रही है। यानी दुरुस्त करने के लिए जो मैंने कोशिश की, उसे दुरुस्त होने की छोड़ो, मेरा जो स्वास्थ्य है वो दिन ब दिन जो है वो गिर रहा है। और बाबा साहब आम्बेडकर बैरिस्टर है। बैरिस्टर का मतलब है वो क्रिमिनल केसेस के जानकार आदमी हैं, एक्सपर्ट आदमी हैं। वो कोर्ट में केसेस, उन्होंने क्रिमिनल के केसेस उन्होंने लड़े हैं, तो वो व्यक्ति क्रिमिनल बातों को भी समझते हैं। तो उन्होंने दादा साहब गायकवाड़ को लेटर लिखा और लेटर में ये बात लिखी, और आखिरी में जो सेंटेंस लिखा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमारे दारवटकर साहब को भी बताना चाहता हूँ, आखिरी सेंटर में क्या लिखा? मी जे पत्र तुम्हाला लिहिलेलं आहे, कृपया कुणालाही सांगू नका। बराबर है? तो इसका मतलब यह है कि बाबा साहब आम्बेडकर को ये आशंका हुई
इससे, इस लेटर से यह प्रमाणित होता है कि बाबा साहब आंबेडकर के मन में यह आशंका है, यह उसका दस्तावेज एविडेंस है। अब सवाल यह है कि बाबा साहब आंबेडकर ने लेटर लिखा भी और उसकी चर्चा करने के लिए भी मना किया, ऐसा क्यों किया? लेटर लिखा भी और सबसे नजदीकी व्यक्ति दादा साहब गायकवाड़ का, दादा साहब गायकवाड़, किसी को भी नहीं लिखा, गायकवाड़ को लिखा। और वो लेटर उन्होंने लिखा और कहा इस पर चर्चा आप मत करो। इसके अगर विश्लेषण में किया जाए तो पता चलेगा इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ यह है कि बाबा साहब आंबेडकर कुछ दस्तावेज, इससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर रहे थे और वो दस्तावेज सुरक्षित रहने चाहिए, इसलिए वो दादा साहब गायकवाड़ के पास भेज रहे थे। द रिफ्लेक्शन ऑफ माइंड। बाबा साहब आंबेडकर के मन में बहुत सारी बातों की जो आशंका हो रही है, वो माई को तलाक भी देना चाहते हैं और अपने मित्र बैरिस्टर समर्थ को उन्होंने मैसेज भेजा है कि मैं कुछ दिन बॉम्बे में आ रहा हूं, आपके घर में रहूंगा। और वो तलाक के कागज उन्होंने तैयार किए। LR बाली जो पंजाब के हैं, उन्होंने कहा वो कागज मैंने देखे, वो कागज में तलाक के बारे में लिखा गया था, ये मैंने देखा। और बाबा साहब आंबेडकर ने, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि बैरिस्टर समर्थ के साथ वो तलाक के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जाने वाले थे। और बाबा साहब आंबेडकर बैरिस्टर थे, मगर दूसरे आदमी को वो केस देना जरूरी था, तो उनके मित्र थे बैरिस्टर समर्थ। बैरिस्टर समर्थ कायस्थ थे, बैरिस्टर समर्थ जो थे वो कायस्थ थे, ब्राह्मण नहीं थे। नाम की वजह से थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन होता है, मगर वो कायस्थ थे। बाबा साहब आंबेडकर ने मूक नायक नाम का जो पेपर निकाला था, मूक नायक, हाँ, उसके बाद में उन्होंने जो बहिष्कृत भारत निकाला था, देवराव नाइक नाम का जो कायस्थ था, वो उसका संपादक, कार्यकारी संपादक थे। सहस्त्र बुद्धे जो है वो कायस्थ थे। दूसरे एक चित्रे, ये चित्रे भी कायस्थ थे। ये बहुत सारे लोगों के ये जो नाम थे, नाम बड़े कंफ्यूजन करते हैं, ये सारे कायस्थ थे, ब्राह्मण नहीं थे। मगर ब्राह्मण क्या बोलते हैं, नहीं ब्राह्मण थे। अब लोग वेरिफिकेशन में तो जाते नहीं है। तो ये इस बात का एविडेंस है कि बाबा साहब आंबेडकर इसके बारे में विजिलेंट थे और उनको वो रिकॉर्ड रखना चाहते थे। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात कि ये जो लेटर है, ये लेटर शायद उन्होंने एक जगह भेजने के बजाय शायद एक दो जगह उसको रिकॉर्ड रखने की कोशिश की। इससे प्रमाणित होता है कि वो विजिलेंट थे। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब आंबेडकर को अपना स्वास्थ्य गिर रहा है दुरुस्त होने के बजाय, उनके मन में आशंका है। और दूसरी तरफ माई का जो बिहेवियर है वो कैसे है, वो किसी भी दूसरे डॉक्टर को दिखाने के लिए झगड़ा करती थी। इसका मतलब है वो एज ए डॉक्टर, उसको मालूम है अगर दूसरे डॉक्टर को डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को दिखाया गया तो दो बातें होगी। एक, वो डॉक्टर डायग्नोसिस करके बता सकता है कि तुम्हारा जो इलाज है वो गलत हो रहा है, वो दूसरा डॉक्टर बता सकता है, सारा षड्यंत्र फेल हो सकता है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात माई के दिमाग में क्या है, माई के दिमाग में दूसरी बात यह है, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को अगर ये सलाह दिया गया तो वो स्वतंत्र निर्णय लेकर दूसरा इलाज शुरू करवा सकते हैं, इससे बाबा साहब आंबेडकर का स्वास्थ्य दुरुस्त हो सकता है। दो बातें माई सोच रही। इसलिए जो भी आता है कोई दूसरी बात करने के लिए, उसके साथ कोई और नहीं, ये जो माई है ये खुद ही झगड़ा करती। और झगड़ा करने की वजह से क्या हो जाता है, वो जो लोग हैं वो परेशान होकर के वो चले जाते और फिर दोबारा फिर जो है बात नहीं करते। आयुर्वेद के भी कुछ डॉक्टर आए थे और उनके साथ भी उन्होंने झगड़ा किया और कई डॉक्टरों के साथ झगड़ा किया। किसी भी व्यक्ति को दिखाने के लिए उसका बिहेवियर, एक अपराधी का जो बिहेवियर होता है, माई का जो बिहेवियर है एक अपराधी का बिहेवियर है। मैं ऐसा मानता हूं कि माई के बिहेवियर का भी स्टडी होना चाहिए। एक किताब में शायद माई के बिहेवियर पर
ज्यादा विस्तार से नहीं लिखा गया। और मैं ऐसी योजना बना रहा हूं कि इसमें बहुत सारी घटनाओं का, बहुत क्रिमिनल माइंड के लोगों का बिहेवियर कैसा होता है, उस दृष्टि से इस किताब में जो मटेरियल है उसका विश्लेषण करने की जरूरत है। मैं सोच रहा हूं कि इस पर 200 पेज का किताब लिखा जा सकता है। अलग वहां की जो घटनाएं हैं उसका इस तरीके से विश्लेषण करके बताया जा सकता है जिससे और ज्यादा निर्विवाद रूप से इसे प्रमाणित किया जा सकता है, उनके सारे व्यवहार का, सारी घटनाओं का। तो इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि ये आने वाले समय में हम लोग करेंगे। एक तो ये बात हम करना चाहते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, शामू जादव जिसको माई ने खुद ही भगाया था और मरने के पहले तक करस्पॉन्डेंस उस शामू जादव जो सिंपली रखा, क्या वजह? जो शामू जादव कोल्हापुर का है वो उसको माई ने, चाहे कोई भी योजना हो, पैसे का लालच हो या कोई भी कारण हो, उसके आधार पर उसको उस षड्यंत्र में शामिल किया गया। 4 दिसंबर 1956 को बाबा साहब आंबेडकर राज्यसभा में थे, बराबर है विलास? 4 दिसंबर 1956 को बाबा साहब आंबेडकर राज्यसभा में थे, राज्यसभा में थे। और इसका मतलब है कि उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ऐसा नहीं था कि 5 तारीख के 12 बजे के रात में, मृत्यु 6 तारीख को हुआ का मतलब क्या है? दूसरे दिन 5 तारीख है, तो 5 तारीख के बाद जब 12 बज गए तो 12 बजे के बाद जब समय आ गया तो 6 हो गए। तो इसका मतलब दूसरे दिन ये घटना हुई, बाबा साहब आंबेडकर का जो मृत्यु हुआ, जिसको अब हमने निर्विवाद रूप से हत्या साबित कर दिया है, ये 5 तारीख को 12 बजे के बाद में हुआ। 4 तारीख को राज्यसभा में थे। अगर 4 तारीख को राज्यसभा में थे तो वो कोई बेड रिडन बीमार व्यक्ति नहीं थे, बराबर समझ रहे वकील साहब? इसका मतलब बाबा साहब आंबेडकर बेड रिडन बीमार व्यक्ति नहीं थे, इसलिए दूसरे दिन उनके मृत्यु होने का कोई वजह ही नहीं थी, कोई कारण नहीं था। 5 तारीख को रात में 12 बजे के बाद बाबा साहब आंबेडकर का हत्या कर दी गई, और उसके पहले शामू जाधव और डॉक्टर मालवणकर और वो सारे जो लोग हैं उनको योजना बनाकर भगाया गया। बाबा साहब आंबेडकर का बहुत सारा लिटरेचर वो लेकर भाग गए, बहुत सारे ट्रंक जो है, बहुत सारी भरी हुई बहुत सारी चीजें लेकर भाग गए, और बहुत सारा इंपॉर्टेंट लिटरेचर भी लेकर भाग गए। माई साहब, बाबा साहब आंबेडकर अपने मृत्यु के पहले जो लिखने का काम कर रहे थे, छुपकर माई साहब बाबा साहब आंबेडकर क्या लिख रहे हैं उस पर भी वो सीआईडी की तरह, एक चोर की तरह निगाह रखती थी। और बाबा साहब आंबेडकर ने जो लिखा था उसको लेकर वो भाग गई थी, गायब कर दिया वो मटेरियल। और मटेरियल गायब करने के बाद बाबा साहब आंबेडकर भयंकर गुस्से में आ गए, और उनके पीए जो है नानक चंद, उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हुए। तो गुस्सा हुए, उसके पहले वो माई पर गुस्सा हो गए, और किसने गायब किया, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। तो माई ने टेलीफोन किया नानक को और कहा वो मेरे पास में है, मगर बोलना मत साहब को। देखो, मैं आप लोगों को बिहेवियर का एक जो एबनॉर्मल आदमी है, एक जो अपराधी आदमी है, वो अपराधी आदमी का भी। अब माई को बाबा साहब आंबेडकर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या लेना देना है भाई? इसका मतलब है थर्ड फोर्स माई के अलावा समाज में, ब्राह्मणों के समाज में माई तो मेडिकल साइंस की स्टूडेंट है। अगर माई मेडिकल साइंस की स्टूडेंट है तो साहित्य के क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में वो कौन सा लिखान काम कर रहे हैं? माई को उतना इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, और नहीं होगा, मगर थर्ड पार्टी जो समाज में ब्राह्मण है उन्होंने माई को काम पर लगाया कि देखो क्या लिख रहा है लास्ट में, कोई मामला, वो उसका आदमी का दिमाग बहुत तेज है, वो क्या लिख रहा है जरा ध्यान रखो। ऐसी बहुत सारी घटनाएं।
इसका बहुत एबनॉर्मल जो साइकोलॉजी होती है, एक होती है एबनॉर्मल साइकोलॉजी, नॉर्मल साइकोलॉजी एंड एबनॉर्मल साइकोलॉजी। इस दृष्टि से उन घटनाओं का विश्लेषण करना जरूरी है। तो बहुत सारी बातें आप लोगों को पता चलेगी। मैं कोशिश करने वाला हूं, मुझे जैसे समय मिलेगा उसके कम से कम 200 पेज, इस पर बहुत विस्तार से 200 पेज लिखे जा सकते हैं। ये जो एबनॉर्मल बिहेवियर है माई का, एक अपराधी व्यक्ति का जो बिहेवियर होता है वो सामान्य लोगों के जैसा नहीं होता है, उसका अलग होता है। और ये बाकायदा शास्त्रीय बात है, ये कोई काल्पनिक बात नहीं, शास्त्रीय बातें हैं। और शास्त्र के आधार पर ये इसको विश्लेषण करके सिद्ध किया जा सकता है और इस तरह से ये बताया जा सकता है कि ये प्लानिंग बनाकर, योजना बनाकर ये सारी की सारी चीजें हो रही थी। और बाबा साहब आंबेडकर के मृत्यु के बारे में वो श्यामू जादव उसके षड्यंत्र में शामिल था, उसको जो पत्र व्यवहार माई कर रही थी, वो पत्र व्यवहार उसका बेटा, क्या नाम है उसका, राजरत्न जादव, उसका बेटे के पास वो पत्र व्यवहार है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की वो पत्र व्यवहार हमको दे, बिल्कुल नहीं दिया उसने। उसके बेटे को भी मालूम है उसके बाप ने क्या किया। अब उसके बेटे का क्या करना है वो तो समाज देखेगा, ओ समाज के लोग देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। मगर ब्राह्मण आज भी सतर्क है। मतकरी यहां बैठे थे, उनके पास वो लेटर लेके आए थे अंग्रेजी के, तो वो मराठी के अंग्रेजी करने के रेफरेंस में उसके पास से उसको मालूम हो गया बामसेब का कार्यकर्ता है, बामसेब के संपर्क में है। तुरंत वो आया और लेके गया और किसके पास दिया, डॉक्टर चौसाड़कर नाम का ब्राह्मण। और फिर डॉक्टर चौसाड़कर के पास में जब वो लेटर गए, उसके बाद वो लेटर हम लोग चाहते थे कि आखिर माई साहब जाधव के साथ में जो पत्र व्यवहार कर रही है, एक घर में मतलब नौकर के तौर पर काम करने वाले जो आदमी है, उसको इतना इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रही है? हाँ, और बाबा साहब आंबेडकर का जब मृत्यु हुआ उसके पहले दिन भाग गया वो, भागा नहीं वो उसको प्लान बनाकर भगाया गया। और माई को ये भी डाउट रहा होगा, अरे ये अगर इसको मैं अकेला भगा देती हूं तो हो सकता है रेलवे स्टेशन से साला फिर वापस आ जाएगा। देखो माइंड, ये जो एबनॉर्मल माइंड कैसा काम, अगर इसको मैं अकेला भेजती हूं तो ये रेलवे स्टेशन पर जाके फिर वापस आ सकता है। 2 आदमी उसके साथ भेजे ताकि ये वापस नहीं आना चाहिए। प्लानिंग समझते ना डॉक्टर दातार साहब, समझ रहे मैं क्या समझा रहा हूं? प्लानिंग करने वाला जो आदमी है, अपराध करने वाला जो आदमी है, योजना बनाने वाला जो आदमी है, वो सारी बारीक सारी चीजों की प्लानिंग बनाता है। और काउंटर प्लानिंग क्या हो सकता है, वो नहीं होना चाहिए, उसका भी प्लानिंग बनाता है। ये जो एबनॉर्मल आदमी होता है उसका माइंड इस तरह के काम करता है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी का अगर आप अध्ययन करो तो आपको पता चलेगा। तो इस तरह से उसको साथ में लेकर उसको भगाया, अकेला जाने नहीं दिया उसको। और फिर कौन रह गए घर में, कौन रह गए? 3 आदमी, बाबा साहब आंबेडकर, माई साहब और सुदामा गंगावने। सुदामा गंगावने जहां बाबा साहब आंबेडकर रहते थे वहां रहते नहीं थे, वो आउट हाउस में रहते थे। इसका मतलब घर के अंदर 3 आदमी नहीं थे, दिखने के लिए 3 आदमी दिख रहे हैं मगर रियलिटी में 2 आदमी थे, एक बाबा साहब और दूसरा माई साहब। ये प्लान बनाकर ये सारा वहां बनाया गया, योजना बनाकर, ताकि कोई भी आदमी वहां नहीं रहना चाहिए। और ऐसी सिचुएशन में ही बाबा साहब आंबेडकर के साथ में घात किया जा सकता है और योजना को सफल किया जा सकता है। ये योजना बनाकर ये सारा का सारा काम, ये षड्यंत्र किया गया और वो सफल हो गई। और उस पर पर्दा डालने के लिए सरकार कांग्रेस की, जवाहरलाल नेहरू की और गोविंद वल्लभ पंत होम मिनिस्टर था। ये गोविंद वल्लभ पंत, पंत समझते हो? महाराष्ट्र के लोगों को समझ में आता है पंत क्या है। पंत का मतलब है ये उत्तरांचल का रहने वाला ब्राह्मण है, मगर ये ओरिजिनली उत्तरांचल का नहीं है, ये महाराष्ट्र का कोकणस्थ ब्राह्मण है। क्योंकि कोकणस्थ ब्राह्मण को ही भारत भर में, केवल कोकणस्थ ब्राह्मण को भारत भर में पंत कहते हैं और कहीं पर भी नहीं कहते। माई साहब कोकण की,
ये जो कोकणस्थ ब्राह्मण, ये कोकण के, और वो मालवनकर जो है वो कोकण का ब्राह्मण, श्रीपाद अमृत डांगे कोकण का ब्राह्मण, बैरिस्टर पै जो बाद में गोविंद वल्लभ पंत ने उसका पार्लियामेंट में नाम लिया, ये भी कोकण का ब्राह्मण। छत्रपति शिवाजी महाराज का हत्या करने वाले जो लोग थे वो सारे कोकण के ब्राह्मण। बराबर है दरबार साहब, आप अध्ययन करते हैं तो इसलिए आपको बता रहा हूं। ये सारी बातें ये सिद्ध करती है कि ये सारा का सारा योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र पूर्वक ये सारा का सारा काम किया गया। और आज तक ब्राह्मण लोग जो हैं ये उनको मालूम है, डॉक्टर चौसाड़कर थर्ड पर्सन होगा, थर्ड ब्राह्मण होगा, मगर वो भी विजिलेंट है। हम लोगों को वो करस्पॉन्डेंस लेटर नहीं मिलना चाहिए, इसके लिए वो विजिलेंट है। अभी भी वो अपने जाति के लोगों को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है। अभी इस बात को हमको सही तरीके से जानने और समझने की जरूरत है। साथियों, आखिरी बात, बहुत सारी बातें आप लोगों ने पहले सुनी है। ब्राह्मणों का जो वर्चस्व है भारत में, वो मेरा ऐसा मानना है कि ब्राह्मणों का भारत में जो वर्चस्व है उसका मूल हिंसा में है। भारत में अगर ब्राह्मणों का वर्चस्व है तो बहुत सारे कारण हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण है ब्राह्मणों का संपूर्ण चरित्र हिंसा का है। हिंसा को आधार बनाकर ब्राह्मणों में भारत के लोगों पर नियंत्रण स्थापित किया, हिंसा को हथियार बनाया ब्राह्मणों ने। ब्राह्मण का जो वैल्यू है, उनका जो शास्त्र है, उनके जो लिटरेचर है और उनका जो स्वभाव है, उनके जो और बहुत सारे क्रियाकर्म और कर्मकांड है, हर जगह हिंसा। आज भी वो बलि वाला जो मामला है उसकी हत्या आज भी करते हैं, मगर दूसरे तरीके से करते हैं, मगर करते जरूर है। काटने का एक त्योहार जो दसरा के दिन में होता है, आज भी बलि प्रतिपदा में आज भी वो दूसरे तरीके काटने का काम आज भी करते हैं, मगर दूसरे तरीके से करते हैं, मगर करते जरूर है। हाँ, अभी भी करते हैं। हिंसा ब्राह्मणों के वर्चस्व का सबसे बड़ा कारण है। अगर ब्राह्मणों का भारत में वर्चस्व है और उसका कारण अगर हिंसा है, तो मैं आपको एक बहुत गंभीर बात बताना चाहता हूं कि अहिंसा से, वर्चस्व से मुक्ति कैसे हासिल होगी। मेरे सामने तो थोड़ा संकट खड़ा हो गया। हमारे सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। अगर ब्राह्मणों का वर्चस्व हिंसा की वजह से है, हम अहिंसा का रास्ता अपनाने का फैसला किया है, तो ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म कैसे होगा। नया संकट हमारे सामने खड़ा हो गया। ये सबक हमको मालूम नहीं था। हिंसा करने वाले ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म करना है तो अहिंसा से मुझे लगता है संभव नहीं है। अगर अहिंसा से संभव नहीं है तो दूसरी तरफ हिंसा का रास्ता इख्तियार करना कहां तक युक्ति संगत है। हम लोग बहुत बड़े दुविधा में इसकी वजह से फंसे हुए हैं। इसलिए मैं इस दुविधा में अभी, मैं ऐसा मानता हूं कि मैं इस दुविधा में हूं, इसका कोई रास्ता अभी मुझे सूझ नहीं रहा है। इसलिए मैं इसका रास्ता क्या हो सकता है ये आप लोगों के ऊपर सोचता हूं, छोड़ देता हूं कि इसका रास्ता क्या होगा। अभी मेरे पास इसका कोई इलाज है नहीं, मगर इसका इलाज जरूर ढूंढना होगा। मैं इतना ही कह सकता हूं कि इसका इलाज जरूर ढूंढना होगा। अभी मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं। इस विषय को मैं यहीं समाप्त करना चाहता हूं। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार और धन्यवाद।